हेलो बच्चों, आज हम आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पर कुछ और क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें से एक ये क्वेश्चन है, आपको शो कर रहे हैं कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होता है वो भी आपका इनवारिएंट होता है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, शो दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन is invariant under Galilean transformation equation। अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? आपका इनवारियंस होता है। किसके अंडर में? अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इनवारियंस की कंडीशन कैसे दी जाती है। हमने आपसे ये कहा था कि यस और यस डैश दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम क्या करेंगे, आपका ऑब्जर्वर ओ और ओ डैश के द्वारा ऑब्जर्व किया गया जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है वो दोनों सेम रहेगा। ठीक है, इसके पहले हम आपको छोटा सा पॉइंट बताएंगे कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक रियल लॉ ऑफ मोशन होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? F इज इक्वल्स टू एम ए, एफ इज इक्वल्स टू यम इंटू ए, ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है। और आपको एक फॉर्मूला और पता होगा, F इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी होता है। यानी अगर किसी पार्टिकल का मोमेंटम टाइम के रिस्पेक्ट में बदलता है तो उसी को फोर्स कहा जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। तो ये आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है। और आपको ये मालूम होगा कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक रियल लॉ ऑफ मोशन होता है। क्यों उसको रियल लॉ ऑफ मोशन कहते हैं? हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से न्यूटन्स फर्स्ट और थर्ड लॉ को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, इस वजह से इसको न्यूटन से आपका रियल लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। फर्स्ट लॉ को रियल लॉ ऑफ मोशन नहीं कहते, ना तो थर्ड लॉ को रियल लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि पहले की हेल्प से, मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से दूसरे और तीसरे को प्रूव नहीं कर पाएंगे, और थर्ड की हेल्प से पहले लॉ और दूसरे लॉ को प्रूव नहीं कर सकते हैं। इस वजह से न्यूटन फर्स्ट और थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो रियल लॉ ऑफ मोशन नहीं कहलाता है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो एक रियल लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। क्यों? एक बार फिर समझ लीजिए, उसको इसलिए रियल लॉ ऑफ मोशन कहते हैं कि इसकी हेल्प से हम लोग, यानी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से फर्स्ट और थर्ड को प्रूव कर सकते हैं। यानी अगर हमको इनवारियंस की कंडीशन, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को इनवारियंस की कंडीशन अगर आपको दिखाना है तो केवल हम क्या दिखा दें? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? आपका एक इनवारियंस की कंडीशन को शो करता है। यानी सेकेंड लॉ को प्रूव कर देंगे तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि तीनों लॉ आपका इनवारियंस की कंडीशन को होल्ड करते हैं। तो हम यहाँ पे केवल एक को प्रूव करेंगे, यानी इनवारियंस की कंडीशन केवल एक को दिखाएंगे। और एक को दिखाएंगे तो हम समझ जाएंगे, क्योंकि एक अगर आपका इनवारियंस है और इसकी हेल्प से हम लोग पहले और तीसरे को प्रूव कर सकते हैं। इस वजह से आपका फर्स्ट और थर्ड लॉ भी क्या होता है हमारा? वो इनवारियंस की कंडीशन को शो करता है। ठीक है, तो फाइनली हमको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिखाना है कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारा इनवारियंस की कंडीशन को शो करता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसमें एक पॉइंट आप लिखेंगे कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? आपका एक रियल लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। तो सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे as we know that Newton's second law of motion is a real law of मोशन। ठीक है ना,
ये आपका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपका एक मास पॉइंट लेंगे, ठीक है ना, आप एक मास पॉइंट लेंगे किस फ्रेम में, यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जिसका मास m है, और उस मास पॉइंट पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं F, ठीक है ना। तो आपको ये मालूम है किसी बॉडी पर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स उस बॉडी की वेलोसिटी को बदल देता है, ठीक है ना। जब उसकी वेलोसिटी बदल देगा तो इसका मतलब कंफर्म है कि उसका मोमेंटम भी बदल जाएगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही हमारा फोर्स कहलाता है, ठीक है ना। तो उसके नीचे हम लोग, यह भी आपको लिखना नहीं है, ठीक है। तो आपका जो फोर्स है वो आपका फर्स्ट फ्रेम के लिए dp/dt हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। F इज इक्वल्स टू dp/dt, और हमको ये पता है P इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास जिस पर हमने ये फोर्स अप्लाई किया हुआ है, और उसकी ये वेलोसिटी है, ठीक है, या इनिशियल वेलोसिटी ले लीजिए, बेटर रहेगा, ये इनिशियल वेलोसिटी इसको यू है। ये क्या आ जाएगा, F इज इक्वल्स टू d/dt mu। मास आप बाहर करेंगे यहाँ पे, ये तब बाहर होगा जब वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। यानी हम डिफरेंशियल कर रहे हैं m और v का, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, m को इंडिपेंडेंट मान रहे हैं u से, यानी m u पर डिपेंड नहीं करता है, इस वजह से ये बाहर आपका हो रहा है। F इज इक्वल्स टू हो जाएगा m du/dt। du/dt क्या है, आपका एक्सेलरेशन है, तो आपको ये पता चल जाएगा F इज इक्वल्स टू m इंटू a। ये इक्वेशन नंबर आपके पास 1 हो गया। तो ये किस फ्रेम के लिए मैंने बात किया, यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, ठीक है। फिर इसी तरह से हम उसी मास पॉइंट को, ठीक है ना, एक पार्टिकल और लेंगे जिसका मास वही है जो यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में था, ठीक है। तो यस डैश में हमने एक मास पॉइंट लिया जिसका मास m है, और उस पर एक फोर्स अप्लाई किया जाता है F डैश, ठीक है। ये क्या है आपका, तो F डैश इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, dp डैश अपॉन dt। तो p डैश यहाँ पे क्या आ जाएगा, m u डैश, इसको यहाँ रिप्लेस कर लीजिए। तो F डैश इज इक्वल्स टू आ जाएगा d/dt m u डैश। F डैश इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, m du डैश बाई dt implies that F डैश इज इक्वल्स टू m du डैश बाई ऑफ dt। F डैश इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है, m a डैश, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। या आप इसको अभी रिप्लेस कर लीजिए। हमको ये मालूम है यहाँ पे आपका a डैश क्या है, एक्सेलरेशन है, ऑब्जर्व कौन कर रहा है, o डैश, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन है, ये एक्सेलरेशन है, ये ऑब्जर्व किसने किया है, o ने, ठीक है। और हमने आपको बता दिया है पहले ही, इसके पहले वाली क्लास में बताया है कि एक्सेलरेशन इनवेरिएंस होता है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में एक्सेलरेशन क्या होता है, इनवेरिएंस होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को मालूम है a डैश इज इक्वल्स टू a, तो इसी में रिप्लेस करेंगे केवल हम। तो ये F डैश इज इक्वल्स टू m a, यानी a डैश के जगह पे a हम कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर आपके पास ये 2 हो जाएगा ये, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप 1 और 2 को रिलेट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या आ जाएगा हमारे पास, F इज इक्वल्स टू F डैश, यानी दोनों फ्रेम में जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो आपका सेम आएगा, ठीक है। तो आपने क्या कहा कि जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वो इनवेरिएंस की कंडीशन को होल्ड करेगा अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। F क्यों ऐसा है, क्योंकि हमने दिखा दिया कि F इज इक्वल्स टू किसके है, आपका F डैश के इक्वल है, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन में पहले ये लाइन लिखेंगे, एज वी नो दैट, सॉल्यूशन लिखेंगे, एज वी नो दैट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज अ रियल लॉ ऑफ मोशन, इज अ रियल लॉ ऑफ मोशन। उसके नीचे लिखेंगे, एक मास पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं, नीचे लिखिए, लेट
let a mass point of mass small m, let a mass point of mass small m in frame S, in frame yes, पुष्पा लिखेंगे if a force F is applied on this mass, इसी मास पर हम क्या करते हैं, एक फोर्स F अप्लाई करते हैं on this mass, then F इज इक्वल्स टू dp बाई dt लिखेंगे आप। ये कंप्लीट इक्वेशन नंबर 1 तक आप लिख डालेंगे, ठीक है। इसको आप कंप्लीट कर डालेंगे वीडियो को पॉज करके। इसके बाद नीचे लिखेंगे। अब इसके बाद ये क्या है, F डैश क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है ये, किस पर, उसी मास पॉइंट पर जो कि यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, ठीक। लाइन चेंज करके लिखेंगे लेट अ फोर्स F डैश, लेट a force F dash is applied on same mass point, in frame S dash, नीचे लिखेंगे F डैश इज इक्वल्स टू, इसको कंप्लीट कर डालेंगे, ठीक है। A डैश इज इक्वल्स टू A तक, सॉरी F डैश इज इक्वल्स टू F तक, ठीक है। जस्ट इसके नीचे लिखेंगे हेंस वी मे से दैट, अब हम ये कह सकते हैं वी मे से दैट न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, is invariant. Newton's second law of motion is invariant under Galilean transformation equation, दैट इज, अब देखो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इनवारियंस है, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट और थर्ड लॉ भी होगा इनवारियंस। इसका क्या मतलब है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ही हमारा क्या है, इनवारियंस है। दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इज ऑल्सो invariant under Galilean transformation equation, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे आपको, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होता है वो भी आपका इनवारिएंट होता है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा बनेगा
so that law of conservation of linear momentum is invariant under Galilean transformation equation. क्वेश्चन फिर समझ लीजिए. सो दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इनवारिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. ठीक है. तो इसके लिए हमको दो फ्रेम फिर से लेना है, यस और यस डैश को. ठीक है ना. यस डैश में हम दो ऑब्जेक्ट लेंगे. ठीक है ना, या दो बॉडी लेते हैं ए और बी. ठीक है. और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी हम मानते हैं u1 और u2. यानी दोनों ऑब्जेक्ट ए, बहुत ध्यान समझिएगा क्या बोला मैंने, मेरे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यस और यस डैश. यस डैश में दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी. इनकी वेलोसिटी को मेजर करता है ऑब्जर्वर ओ. यानी जो यस फ्रेम में है ऑब्जर्वर ओ उन दोनों वेलोसिटी को मेजर करता है. यानी ए और बी की वेलोसिटी को मेजर करता है. तो पाता कितना है, इनिशियल वेलोसिटी को मेजर करता है, पाता कितना है u1 और u2. ठीक है. और वही वेलोसिटी अगर ऑब्जर्व करता है कौन, आपका ओ डैश. ठीक है ना. इसी वेलोसिटी को, यानी ए, बॉडी ए और बी की वेलोसिटी को मेजर कौन करता है, ओ डैश. तो पाता है कितना आपका u1 डैश और u2 डैश. ठीक है ना. क्योंकि आपको पता है कि वेलोसिटी नॉट इनवारिएंट होती है, तो अलग अलग वेलोसिटी मेजर करेंगे. ये हमने बताया उसमें कि वेलोसिटी क्या होती है, इनवारिएंट नहीं होती है. ठीक है. अब देखो, तो ये आपका अकॉर्डिंग टू किसके है, आपका ओ डैश के अकॉर्डिंग वेलोसिटी है. ये किसके अकॉर्डिंग है आपका वेलोसिटी, ये किसके अकॉर्डिंग है, ओ डैश, ओ के अकॉर्डिंग. ठीक है. अब ये दोनों बॉडी क्या करते हैं बेटा, कोलाइड करते हैं एक दूसरे से. ठीक है. दोनों क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं. जब ये कोलाइड करेंगे तो इनकी वेलोसिटी बदलेगी. तो ये तो दोनों इनिशियल वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी इनिशियल है. अकॉर्डिंग टू ओ ए है ये आपका, अकॉर्डिंग टू ओ डैश ये है. ठीक है. अब जब ये दोनों कोलाइड करते हैं तो इनकी वेलोसिटी बदलती है. तो जब उनकी वेलोसिटी बदली तो अब ऑब्जर्वर ओ मेजर कर रहा है. बदली हुई वेलोसिटी को मेजर कौन करता है, ऑब्जर्वर ओ. तो क्या पाता है, v1 और v2 पाता है. ठीक है. क्या पाता है, v1 और v2. और उसी वेलोसिटी को, यानी आपका फाइनल वेलोसिटी, यानी कोलिजन के बाद वेलोसिटी को मेजर कौन करता है, ओ डैश. तो क्या पाता है, यही आपका v1 डैश और v2 डैश पाता है. ठीक है. हमको प्रूव क्या करना है कि जो मोमेंटम होता है हमारा वो कंजर्व होता है. ठीक है. मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है. ये हमको दिखाना है. तो मोमेंटम कंजर्व का मतलब, मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है आपका, वो इनवारिएंट है. हमको ये दिखाना है. तो मोमेंटम आपका कंजर्व कब होता है, कोलिजन के पहले जो मोमेंटम होगा वही आपका मोमेंटम कोलिजन के बाद होगा. समझ में आ रहा है. पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कोलिजन के पहले मोमेंटम और कोलिजन के बाद मोमेंटम. तो कोलिजन के पहले मोमेंटम अकॉर्डिंग टू ओ कितना होगा, कोलिजन के पहले मोमेंटम अकॉर्डिंग टू ओ कितना होगा. मान लेते हैं बेटा पहले बॉडी का मास m1 है और दूसरे बॉडी का मास कितना है, m2 है. तो कोलिजन के पहले मोमेंटम कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ओ, m1 u1 पहले बॉडी का मोमेंटम प्लस m2 दूसरे बॉडी का मास, फिर वेलोसिटी u2. ये क्या है आपका, कोलिजन के पहले मोमेंटम टोटल है आपका. ठीक है ना. और ये बराबर किसके होगा, कोलिजन के बाद. कोलिजन के बाद मोमेंटम कितना हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाएगा. यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है. तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू ओ है. यानी ऑब्जर्वर ओ जब मेजर करता है. ठीक है. तो क्या है आपका m1 u1 प्लस m2 u2 कोलिजन के पहले, m1 v1 प्लस m2 v2 कोलिजन के बाद. ठीक है.
अब ये आपका अकॉर्डिंग टू ओ हो गया आपका। अब अकॉर्डिंग टू ओ डैश कितना होगा, m1 u1 डैश, यानी यही डैश हो जाएगा, प्लस m2 u2 डैश इज इक्वल्स टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा आपका और ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, और हमको दिखाना क्या है, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 दोनों क्या है, बराबर है। यानी हम इनको चाहे इस इक्वेशन नंबर 2 को ट्रांसफॉर्म करें, ठीक है, अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, यानी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करें, इसको ट्रांसफॉर्म करके इसमें कन्वर्ट कर दें, तो कह देंगे कि आपका वो दोनों इनवेरिएंस है ये। यानी हमको इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट करना, मतलब बराबर करना है, किसका यूज करके, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का यूज करके। तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, एडिशन ऑफ वेलोसिटी अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। एडिशन ऑफ वेलोसिटी क्या कहा गया था, u डैश इज इक्वल्स टू u माइनस v, u डैश इज इक्वल्स टू u माइनस v। u डैश क्या था, पार्टिकल की वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू o डैश, ये पार्टिकल की वेलोसिटी है अकॉर्डिंग टू o, माइनस ये फ्रेम की वेलोसिटी है। याद रखना ये किसकी वेलोसिटी है, फ्रेम की, और फ्रेम की वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ठीक है, तो अब बताइए पहले पार्टिकल के लिए अगर हम लिखें तो, पहले पार्टिकल के लिए लिखें तो पहले पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बताओ, अकॉर्डिंग टू ओ डैश ये है, तो ये u1 डैश हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, ये पहले पार्टिकल की वेलोसिटी है या पहले बॉडी की वेलोसिटी है अकॉर्डिंग टू ओ, इनिशियल वेलोसिटी है ना ये, अकॉर्डिंग टू ओ ये आ जाएगा, और ये वही रहेगा क्योंकि ये फ्रेम की वेलोसिटी होती है और फ्रेम की वेलोसिटी हमेशा फिक्स्ड होती है, ये बदलती नहीं है। ये हो गया। इसी तरह से हम लोग क्या लिखेंगे, आपका ये पहले पार्टिकल के लिए हो गया इनिशियल वेलोसिटी आपका, और आपका अब दूसरे पार्टिकल के लिए लिखोगे तो क्या होगा, ये u2 हो जाएगा और ये भी u2 हो जाएगा, ये u2 डैश और ये u2 माइनस v रहेगा। ये इनिशियल के लिए हो गया। फाइनल के लिए करना होगा तब यहाँ v1 डैश, फिर ये v1 माइनस v हो जाएगा, फिर v2 डैश इज इक्वल्स टू आपका इतना हो जाएगा ये। अब क्या करोगे आप, u1 डैश और ये आपका u2 डैश, v1 डैश, फिर v2 डैश सब जो आएगा इसमें हम लोग रख लेंगे u1 डैश के जगह u2 डैश के जगह पे v1 डैश और v2 जगह पे रख लेंगे हम लोग, और उसको सॉल्व करेंगे। तुरंत आप देखेंगे उसको सॉल्व करने के बाद ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला कैसे आया था, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की हेल्प से, जब हम आपको क्या दिखा रहे थे, वेलोसिटी नॉट इनवेरिएंस होता है। ठीक है ना, दोनों फ्रेम के लिए वेलोसिटी अलग अलग होती है किसी पार्टिकल की। ठीक है ना, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए किसी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वेलोसिटी क्या होती है, पार्टिकल की अलग होती है, ये हमने दिखाया था। तो इसको वेलोसिटी एडिशन थ्योरम कहते हैं ये। ठीक है ना, तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब इसमें लिखना क्या है, इस चीज़ को हमको जानना है। ठीक है ना, तो लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग। सॉल्यूशन में लिखेंगे कंसिडर two bodies A and B, A and B of masses m1 and m2 of masses m1 and m2 respectively। फुल स्टॉप बाद लिखेंगे। फुल स्टॉप बाद लिखेंगे, लेट these two bodies collide with each other in S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दोनों कोलाइड करते हैं, इन S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस,
इन यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फुल स्टॉप के बाद एक लाइन नीचे लिखेंगे या छोटी सी हेडिंग कर देते हैं, छोटी सी हेडिंग करेंगे नीचे, फॉर यस डैश फ्रेम या फॉर फ्रेम यस, हेडिंग करेंगे छोटा सा नीचे, फॉर फ्रेम यस। तो फ्रेम यस के लिए वेलोसिटी कितना कितना था, u1 और u2 इनिशियल था, ठीक है। u1 और u2, आप लोग उधर जाओ, अभी आ रहे हैं हम, अभी क्लास में बैठो, हम आ रहे हैं ऑफिस में। तो यस डैश फ्रेम के लिए क्या करना है, सॉरी यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए बॉडी ए और बी की इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 थी, ठीक है ना। कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी कितनी थी, आपका u1 डैश और u2 डैश थी, ठीक है ना। लिखिएगा तो फॉर हेडिंग क्यों गया, फॉर फ्रेम यस, लेट u1 कॉमा u2 be the initial velocity and v1 comma v2 be the final velocity of body A and B, respectively। लाइन चेंज करेंगे, अप्लाई कर दें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को, नीचे लिखिए अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या होता है, कोलिजन के पहले मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2, ये कोलिजन के पहले कुल मोमेंटम हो गया, इज इक्वल्स टू कोलिजन के बाद m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है ना। कोलिजन के पहले मोमेंटम बराबर होगा किसके, कोलिजन के बाद का मोमेंटम। ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब छोटी सी हेडिंग करेंगे, फॉर फ्रेम यस डैश। तो बताओ फ्रेम यस डैश के लिए वेलोसिटी कितनी थी बॉडी ए और बी की, इनिशियल कितना था u1 डैश u2 डैश, फाइनल कितना था v1 डैश v2 डैश, ठीक। लिखो लेट u1 डैश कॉमा u2 डैश कॉमा u2 डैश एंड v1 डैश कॉमा v2 डैश बी द इनिशियल, यानी पहला वाला इनिशियल है, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज ऑफ बॉडी ए एंड बी, respectively, in yes dash frame of reference या in yes dash frame, यस डैश फ्रेम का मतलब क्या है, ऑब्जर्वर ओ डैश की वेलोसिटी को मेजर करता है, ठीक। नीचे लिखेंगे अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या होगा m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश बराबर m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद फ्रॉम वेलोसिटी या एडिशन ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, u डैश इज इक्वल्स टू u माइनस v, ठीक है ना। एम्प्लाई क्या करेगा, पहले के लिए बताओ, u1 डैश इज इक्वल्स टू u1 माइनस v हो जाएगा, फिर u2 डैश दूसरे बॉडी के लिए इनिशियल
u2 माइनस v हो जाएगा। फिर ये इनिशियल हो गया, इनिशियल वेलोसिटी पहले ऑब्जेक्ट की, इनिशियल वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट की। फिर इसके बाद फाइनल क्या होगा, v1 डैश होगा, यहाँ डैश है और ये विदाउट डैश है, v1 माइनस v एंड v2 डैश इज इक्वल्स टू v2 माइनस v। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को हम कहाँ यूज करेंगे, 2 में। और देखो 1 से 2 को प्रूव करना है तो आप क्या करेंगे, u की वैल्यू u1 निकाल लीजिए, u2 निकाल लीजिए, v1 और v2 निकाल लीजिए, ये इस साइड ट्रांसफर होकर के इसमें रख लीजिए तो आपको ये प्रूव कर देगा। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा आपका, यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2 वी गेट, बताना क्या आएगा, यूज करके बताओ। m1 u1 डैश के जगह कितना आएगा, u1 डैश के जगह पर u1 माइनस v प्लस m2 u2 डैश u2 माइनस v इज इक्वल्स टू m1 v1 डैश, v1 डैश क्या होगा, v1 माइनस v प्लस m2 क्या आएगा, v2 माइनस v। मल्टीप्लाई करके सॉल्व करा लेते हैं, आप बताइए, m1 u1 माइनस m1 v प्लस m2 u2 माइनस m2 v बराबर m1 v1 माइनस m1 v प्लस m2 v2। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा मेरे ख्याल में, यहां पहुंचे हम लोग, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया माइनस m2v। देखो ये आपका m1v से कैंसिल हो जाएगा, सेम साइन है, m2v से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3। तो 2 से हम 3 पा गए, किसके अंडर में, किसका, कैसे पाया आपने, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का यूज किया। ठीक है, तो ये आपका आ गया, इसको कंप्लीट लिख डालेंगे आप। देखो 60 स्क्रीन नहीं होगा, वीडियो को रोक करके आप 60 स्क्रीन नहीं ले सकते इसका आप, तो वीडियो को आप रोक लीजिए, इसके बाद आप कंप्लीट लिख लीजिए, फिर इसके बाद आप इसके बाद लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 we may say that law of conservation of linear momentum is invariant under Galilean transformation equation, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आपकी क्या होती है, इनवारियंस होती है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, दैट्स ऑल।